हेलो स्टूडेंट्स। डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश पेपर में पूछा जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अतः इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है। तो आइए समझे डेटा होता क्या है। व्हाट इज डेटा? Data is a collection of raw facts, figures, or symbols such as numbers, words, measurements, or observation that can be processed or analyzed to extract meaningful information. डेटा या आंकड़े वास्तव में कुछ सूचनाएं होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जिसके आधार पर हमें दिए गए प्रश्नों को आंसर करना होता है। इंग्लिश में जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें पाई चार्ट, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पाई चार्ट में एक सर्कल होता है जिसमें कुछ पार्ट या पोर्शंस बनाए जाते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक सर्कल है जिसे अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया गया है और ये जो हिस्से हैं वो कुछ क्वेश्चंस को या कुछ सूचनाओं को हमें बताते हैं। जबकि जो बार ग्राफ होता है इसमें दो एक्सिस होते हैं और इन एक्सिस के बीच में ये जो हिस्से दिखाई हैं इसे हम बार कहते हैं या दंड आरेख कहते हैं और यह भी हमें कुछ ना कुछ सूचनाएं प्रदान करती है। इसी प्रकार से जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है इसमें भी दो एक्सिस होते हैं, जैसे कि ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है और इन दोनों एक्सिस के बीच में कुछ लाइंस ड्रॉ किए गए हैं जो कि हमें कुछ सूचनाएं देते हैं। तो आइए इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ टेबल बनाए गए हैं जिसमें पहला जो है वह ईयर के लिए है, देन पास परसेंटेज ऑफ सीबीएसई इन क्लास 12th एंड पास परसेंटेज ऑफ आईसीएसई इन क्लास 12th। अर्थात यहाँ पर जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है उसमें जो बच्चे पास हुए हैं उनका परसेंटेज दिया गया है अलग अलग ईयर्स में। जैसे 2018 में ये 86% सीबीएसई में पास हुए जबकि 82% आईसीएसई में। देन 19 में यह 88% सीबीएसई में है जबकि आईसीएसई में 84%। 2020 में ये 91% है सीबीएसई में, आईसीएसई में इट इज 87%। एंड इन 2021 सीबीएसई में जो पास परसेंटेज है वो 97% है जबकि आईसीएसई बोर्ड में 89% है। तो यदि इस टेबल के बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन, What was the pass percentage of ICSE in 2019? प्रश्न पूछ रहा है कि 2019 में जो आईसीएसई बोर्ड है उसका पास परसेंटेज किसका है, उसका पास परसेंटेज कितना है। तो यदि हम 2019 को देखें और चूंकि आईसीएसई बोर्ड पूछ रहा है तो ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि उस साल 84% बच्चे जो हैं वो पास हुए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 84% जो है वो पास परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which board showed continuous improvement from 2018 to 2021? प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस बोर्ड में जो 18 से 21 के बीच में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब यदि हम सीबीएसई का रिजल्ट को देखें तो 86, देन 88, 91, 97 यानी कि जो पास परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी प्रकार से आईसीएसई में ये 82, 84, 87, 89 यानी कि यहाँ पर भी पास परसेंटेज बढ़ रहा है। तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि दोनों बोर्ड में बढ़ रहा है तो हमारा आंसर होगा बोथ इन सीबीएसई एंड आईसीएसई, दोनों बोर्ड में रिजल्ट जो है वो इंप्रूव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द गैप बिटवीन सीबीएसई एंड आईसीएसई पास परसेंटेज द हाईएस्ट? अभी जो प्रश्न पूछ रहा है कि किस साल जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है उसके पास परसेंटेज में गैप जो है सबसे ज्यादा था। अब गैप देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों रिजल्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। 18 में 86% और 82% है तो दोनों का गैप जो है वो 4% का है। 88 और 84 अगेन यहाँ पर जो गैप है वो 4% का है। 20 में 91% सीबीएसई में है जबकि 87 जो है आईसीएसई में, तो दोनों का गैप जो है 4% का है। और यदि 2021 को कंपेयर करें तो सीबीएसई में 97% जबकि आईसीएसई बोर्ड में 89%, तो इन दोनों का जो गैप है या डिफरेंस है वो 8% का है। तो यदि हम इस पूरे गैप को देखें तो 21 में सबसे ज्यादा गैप है तो हमारा आंसर हो जाएगा इन 2021 द गैप वाज हाईएस्ट। अगला क्वेश्चन,
What was the pass percentage of CBSE in 2020? 2020 में CBSE का पास परसेंटेज कितना है? तो यदि हम CBSE का 2020 का पास परसेंटेज देखें तो 20 का जो पास परसेंटेज है वो 91% है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 91%। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट वन कंक्लूजन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ CBSE स्टूडेंट्स। अब ये पूछ रहा है कि जो CBSE स्टूडेंट है उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बारे में हमारा निष्कर्ष क्या होगा। तो ये निष्कर्ष हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। CBSE का रिजल्ट को देखते हैं तो 86%, 88%, 91% और 97 ये लगातार बढ़ रहा है, और ICSE बोर्ड से इनका परसेंटेज जो है वो हमेशा ज्यादा रहा है। तो हमारा आंसर इस प्रकार से हो सकता है, CBSE showed a higher and more consistent improvement। CBSE ने ICSE की तुलना में एक तो ज्यादा रिजल्ट दिया और ये इंप्रूवमेंट जो है कंसिस्टेंट है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। Now see the next question. The pie chart shows the use of social media among students in 2022. The pie chart shows the use of social media। सोशल मीडिया का जो यूज है 2022 में ये पाई चार्ट के माध्यम से बताया गया है। अब यदि हम यहाँ पर देखें कि व्हाट्सएप जो है वो 40% स्टूडेंट्स जो है यूज कर रहे हैं 2022 में, इंस्टाग्राम 25% है, यूट्यूब 20% है, फेसबुक 10% और अदर सोशल मीडिया का 5% यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से जो पाई चार्ट बनाया गया है इसमें अलग अलग पोर्शन को अलग अलग सोशल मीडिया के लिए इंटरप्रेट किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो अब यदि हम क्वेश्चंस को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेटफॉर्म इज मोस्ट यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यदि हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, अदर जो है 5% है, फेसबुक 10%, यूट्यूब 20%, इंस्टाग्राम 25% और व्हाट्सएप जो है 40%। तो निश्चित तौर पर 40% सबसे ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप। जो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 यूज इंस्टाग्राम। अब ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि 100 में से इंस्टाग्राम यूज करने वाले बच्चे कितने हैं। अब यदि हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम में 25% है, तो परसेंट मतलब ही आउट ऑफ 100 होता है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि 25 स्टूडेंट्स जो है वो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कंपेयर द यूसेज ऑफ व्हाट्सएप एंड यूट्यूब। कंपेयर द यूसेज ऑफ व्हाट्सएप एंड यूट्यूब। यदि हम व्हाट्सएप और यूट्यूब को कंपेयर करते हैं तो यूट्यूब जो है वह 20% स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, जबकि व्हाट्सएप 40% यूज स्टूडेंट कर रहे हैं। अर्थात व्हाट्सएप यूज करने वाले स्टूडेंट जो है यूट्यूब यूज करने वाले स्टूडेंट से ट्वाइस है, डबल है। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि WhatsApp is used twice as much as YouTube। YouTube से जो YouTube का जो परसेंटेज दिया गया है उससे WhatsApp यूज करने वाले स्टूडेंट जो है ट्वाइस है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 40% है WhatsApp के लिए वर्सेस 20% है YouTube के लिए। तो इस प्रकार से ये डबल का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेटफॉर्म हैज द लीस्ट यूजर। लीस्ट यूजर अर्थात सबसे कम मात्रा में जिस प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है। तो यदि हम इसे कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो 5% है जो अदर के लिए यूज हो रहा है, तो आंसर हमारा होगा अदर विच इज 5%। ये सबसे कम यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट स्टूडेंट प्रेफरेंस फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जो स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या प्रेफरेंस देखते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो व्हाट्सएप जो कि 40% है और इंस्टाग्राम जो कि 25% है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि
व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो है ये मेनली मैसेज और शॉर्ट वीडियोस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स मोस्टली प्रेफर मैसेजिंग एंड शॉर्ट वीडियोस। स्टूडेंट जो है वो मैसेजिंग और शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस पाई चार्ट के बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टूरिस्ट इन लैख विजिटिंग 4 स्टेट इन 2021। यहाँ पर ये जो बार ग्राफ वाला यानी कि दंड आरेख वाला एक डेटा दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ टूरिस्ट अर्थात जो पर्यटक है उसकी संख्या यह लाख में दिया गया है और यह 2021 में 4 स्टेट में घूमने वाले पर्यटक हैं। तो यदि हम इस बार ग्राफ को देखते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ये 4 स्टेट्स हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ टूरिस्ट दिया गया है जो कि लाख में है। इस प्रकार से गोवा में 15 लाख टूरिस्ट विजिट किए हैं 2021 में। केरल में इट इज 25%, केरल में ये 25 लाख है, हिमाचल प्रदेश में 20 लाख है और राजस्थान में 35 लाख है। तो अगर हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं, विच स्टेट हैड द मैक्सिमम टूरिस्ट, ये कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए। तो यदि हम इस चारों बार को देखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि जो राजस्थान का जो बार है वो सबसे ऊपर गया है, अर्थात यहाँ पर 35 लाख जो है वो टूरिस्ट गए हैं। तो हमारा आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे हैं। अगला, हाउ मेनी टूरिस्ट विजिटेड गोवा, गोवा में विजिट करने वाले टूरिस्ट कितने हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो गोवा के सामने 15 दिया गया है, यानी 15 लाख जो है टूरिस्ट वो गोवा गए, तो इट विल बी 15 lakh. Third question is compare the tourist number of Kerala and हिमाचल प्रदेश। यदि हम केरल और हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि केरल में 25 लाख स्टूडेंट्स हैं, केरल में 25 लाख टूरिस्ट गए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में 20 लाख टूरिस्ट गए हैं, अर्थात केरल में 5 लाख टूरिस्ट जो है वो ज्यादा गए। तो इस प्रकार आंसर हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि केरला हैड 5 लाख मोर टूरिस्ट देन हिमाचल से केरल में 5 लाख टूरिस्ट जो है वो ज्यादा गए हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन और 4 स्टेट, सभी 4 स्टेट में जो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट गए हैं वो कितने हैं। तो यदि हम इन नंबर्स को देखें तो राजस्थान में ये 35 लाख है, फिर हिमाचल में 20 लाख है, केरल में 25 लाख है और गोवा में इट इज 15 लाख। तो यदि हम चारों को टोटल करते हैं तो आंसर आता है 95 लाख। 95 लाख टूरिस्ट जो है वो टोटल टूरिस्ट हैं जो इन 4 राज्य में गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट वन रीजन व्हाई राजस्थान में हैव अट्रैक्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट। हमें एक रीजन बताना है कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट गए उसका क्या रीजन हो सकता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान अपने किलों के लिए, महलों के लिए और डेजर्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसके कारण उसे देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो है देश विदेश से वहां पर जाते हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं ड्यू टू इट्स फोर्ट्स अर्थात किले, पैलेसेस महल एंड डेजर्ट। तो इन सब के लिए जो टूरिस्ट जाते थे उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है वह राजस्थान में टूरिस्ट पहुंचे, ड्यू टू इट्स फोर्ट, पैलेसेस एंड डेजर्ट टूरिज्म। इसकी वजह से राजस्थान ने सबसे ज्यादा टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। नेक्स्ट इज स्टडी द टेबल बिलो। हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें ईयर, नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड इन इंडिया, मतलब भारत में जो बुक्स
प्रकाशित हुए हैं वो दिया गया है, और नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन यूएसए, अमेरिका में जितने बुक्स प्रकाशित हुए उसके बारे में यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है। यदि हम डेटा को एनालिसिस करें या डेटा को स्टडी करें तो 2018 में हम देख सकते हैं कि 65,000 बुक्स जो है वो इंडिया में पब्लिश्ड हुए, जबकि 75,000 बुक्स जो है वह यूएसए में पब्लिश्ड हुए। 19 में इंडिया में 72,000 है तो यूएसए में 80,000। फिर 2020 में इंडिया में 78,000 है, यूएसए में ये घट के 68,000 हो गया, जबकि 21 में यहाँ पर इंडिया में 85,000 बुक्स पब्लिश हुए, जबकि यूएसए में ये 70,000 है। तो इस प्रकार से कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया है और इसके बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड इंडिया पब्लिश द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स? भारत में कौन से साल में सबसे ज्यादा बुक पब्लिश हुआ है? तो यदि हम इसे देखें तो यहाँ पर 65,000, 72,000, 78 और 85,000, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि 2021 में 85,000 जो कि सबसे ज्यादा बुक है वो इंडिया में पब्लिश हुआ। तो हमारा आंसर होगा इन 2021। हाउ मेनी बुक्स वर पब्लिश्ड इन यूएसए इन 2020? 2020 में यूएसए में कितने बुक पब्लिश हुए? यदि हम 2020 का टेबल देखें तो यूएसए में ये 68,000 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 68,000 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द ट्रेंड ऑफ बुक पब्लिशिंग इन इंडिया एंड द यूएसए बिटवीन 2018 एंड 2022। यदि हम इंडिया और यूएसए में जो बुक पब्लिश हो रहा है 2018 से 2021 के बीच, 22 के बीच में, उससे कंपेयर करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम इस डेटा को देखें तो हम देख सकते हैं कि इंडिया में 65,000, 72, 78 और 85 कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बट यूएसए में 75 से बढ़ के 80 हुआ, फिर ये कम हो गया 68 और फिर ये 70,000 हुआ। तो इस प्रकार से यूएसए में जो बुक्स पब्लिश हुए हैं उसमें हमें कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देयर इज continuous growth in the number of books published in India but not in USA। यूएसए में ये जो है कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री शोड अ कंटिन्यूअस राइज इन बुक्स पब्लिशिंग? किस देश में बुक जो पब्लिश हो रहे हैं उसमें कंटिन्यूअस राइज दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाई दे रहा है? तो क्लियर है कि इंडिया में हम यदि देखते हैं तो 65, 72, 78 और 85 कंटिन्यूअस राइज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा इंडिया। इंडिया में ये जो है कंटिन्यूअस राइज इन बुक पब्लिशिंग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर was the difference between India and USA publications maximum? कौन से साल में भारत और यूएसए में जो बुक पब्लिश हुआ है उसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है? तो इस डिफरेंस को देखने के लिए हमें इन दोनों के अंतर को देखना पड़ेगा। यदि आप देखिए कि यदि हम यहाँ पर डिफरेंस लिख लेते हैं, डिफरेंस कितना का है यहाँ पर 65 या और 75, तो डिफरेंस जो है वो 10,000 बुक्स का है। 72 और 80,000 तो डिफरेंस 8,000 बुक्स का है। फिर 78 और 68 अगेन डिफरेंस हमारे पास 10,000 बुक्स का है, और यहाँ पर 85 और यहाँ पर 70, और तो डिफरेंस हो गया 15,000 बुक्स का। तो क्लियर कट है कि 50,000 जो है सबसे ज्यादा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2021 में ये जो डिफरेंस था वो सबसे ज्यादा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, the pie chart shows the time spent by students on daily activities. Answer the questions below. यहाँ पर पाई चार्ट के माध्यम से जो बच्चे हैं उनके द्वारा
उनके द्वारा जो टाइम स्पेंट अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है वो बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो स्लीपिंग है, सोने के लिए बच्चे 8 घंटे यूज कर रहे हैं, स्कूल में 6 घंटे लगा रहे हैं, होमवर्क के लिए 3 घंटे, एंटरटेनमेंट के लिए 4 घंटे और मील्स एंड अदर एक्टिविटीज के लिए वो 3 घंटे स्पेंड करते हैं। तो यदि हम इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो देखते हैं पहला प्रश्न, हाउ मेनी आवर्स आर स्पेंट ऑन स्कूल रिलेटेड वर्क। जो स्कूल रिलेटेड वर्क है और इसको ज्यादा स्पेसिफिक यहाँ पर दे दिया गया है कि ये जो स्कूल है और होमवर्क, इसके लिए बच्चे कितना समय स्पेंड करते हैं। तो यदि हम इनको देखें, स्कूल के लिए बच्चे जो हैं वो 6 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, जबकि होमवर्क के लिए 3 घंटे यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 6 आवर्स प्लस 3 आवर्स। तो इस प्रकार से टोटल हो जाता है 9 आवर्स, यानी कि स्कूल रिलेटेड वर्क के लिए बच्चे जो है 9 घंटे स्पेंड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच एक्टिविटी टेक्स द मैक्सिमम टाइम। सबसे ज्यादा समय किस एक्टिविटी में लग रहा है। तो यदि हम इस पाई चार्ट को देखते हैं तो हम इससे क्लियर देख सकते हैं कि ये जो स्लीपिंग है, सोने के लिए सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो यूज हो रहा है। तो इससे क्लियर है कि स्लीपिंग के लिए बच्चे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो हमारा आंसर होगा स्लीपिंग। स्लीपिंग के लिए बच्चे जो है सबसे यानी कि मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। अगला है, कंपेयर द टाइम स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट एंड होमवर्क। होमवर्क और एंटरटेनमेंट में जो टाइम स्पेंड किया जा रहा है उसे हमें कंपेयर करना है। तो यदि हम इन दोनों को देखें तो होमवर्क में 3 घंटे बच्चे यूज कर रहे हैं, जबकि एंटरटेनमेंट के लिए 4 घंटे बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इससे क्लियर है कि एंटरटेनमेंट में वे होमवर्क की तुलना में ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स स्पेंड मोर टाइम ऑन एंटरटेनमेंट देन ऑन होमवर्क। अर्थात स्टूडेंट जो है वो एंटरटेनमेंट में मोर टाइम स्पेंड करते हैं बनिस्बत होमवर्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इज स्पेंट ऑन मील्स एंड अदर एक्टिविटीज। मील्स और अदर एक्टिविटीज के लिए कितना समय स्पेंड किया जा रहा है। यदि हम इस पाई चार्ट को देखते हैं तो क्लियर है कि मील्स एंड अदर एक्टिविटीज के लिए 3 घंटे का समय स्पेंड हो रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3 आवर्स, 3 घंटे का समय। अगला क्वेश्चन, सजेस्ट वन वे स्टूडेंट्स कैन मैनेज देयर टाइम मोर एफिशिएंटली। हमें एक तरीका बताना है कि जिसमें स्टूडेंट जो है अपने समय को ज्यादा एफिशिएंटली यानी कि प्रभावी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये आंसर हम अपने मन से दे सकते हैं। तो चलिए एक आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर होगा, टू मैनेज देयर टाइम एफिशिएंटली दे शुड मेक अ टाइम टेबल। बच्चों को अपना टाइम को एफिशिएंटली यूज करने के लिए उन्हें एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो उनका टाइम जो है उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। The bar graph shows the number of internet users in million in India during 2018 to 2022। ये जो बार ग्राफ दिया गया है इसमें 2018 से 2022 के बीच में भारत में जो इंटरनेट यूजर्स हैं ये संख्या जो है मिलियंस में दिया गया है, उसकी संख्या को बार ग्राफ में बताया गया है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो इस वाले एक्सिस पर, ये जो एक्सिस है इसमें 2018 में 400, 19 में 500, 20 में 650, 2021 में 750 और 2022 में 900 इंटरनेट यूजर्स हैं। तो इसे बार ग्राफ रूप में इस प्रकार से शो किया, क्योंकि 400 मिलियन शो करना है तो इस एक्सिस पर हमने यहाँ पर एक बार ग्राफ बनाया हुआ है। 500 मिलियन को शो करने के लिए ये लगभग यहाँ पे होगा, तो उसको मैच करते हुए ये जो बार है वो यहाँ तक पहुंच रहा है। 2020 में 650 मिलियन है तो 650 थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, तो इसके आधार पर हमने एक बार यहाँ तक बनाया। 21 में 750 है वो यहाँ तक पहुंचेगा और 2022 में 900 मिलियन यूजर्स हैं वो यहाँ तक पहुंचेगा। तो इस प्रकार से इस एक्सिस पे जो वर्ष है वो बताया गया है और इस एक्सिस में जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो मिलियन में शो किए गए हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया क्रॉस 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स।
प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से साल में भारत में 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स क्रॉस हो गए। तो यदि हम देखते हैं कि 20 में 650 था जो कि 700 से कम है, लेकिन 2021 में 750 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है। तो क्लियर है कि 2021 में ये जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनकी संख्या 700 मिलियन इंटरनेट को क्रॉस कर चुकी थी। अगला क्वेश्चन, बाय हाउ मच डिड द नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज फ्रॉम 2018 टू 2022। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि 2018 और 2022 के बीच में इंटरनेट यूजर्स की संख्या कितनी बढ़ गई। तो ये क्लियर है कि 2022 में ये 400 था जबकि यहाँ पर 900 है। तो इस प्रकार से 900 माइनस 400 अर्थात टोटल 500 मिलियन इंटरनेट यूजर जो है इन सालों में बढ़ गए। अगला क्वेश्चन, विच ईयर शोज द मैक्सिमम राइज इन इंटरनेट यूजर। कौन से साल में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स बढ़े हैं। अब यदि हम इसको देखते हैं तो कौन से साल में बढ़ा है, यहां पर देखेंगे कि 2018 और 19 के बीच में जो इंटरनेट यूजर्स बढ़े वो है 100, 400 से 500 हुआ अर्थात 100 मिलियन इंटरनेट यूजर्स बढ़े। 19 से 20 के बीच में 500 से 650 हो गया अर्थात यहाँ पर 150 मिलियन इंटरनेट यूजर्स बढ़े। यहाँ पर 650 से 750 है, फिर से 100 मिलियन हुए और 750 से 900 हुए, यहाँ पर फिर से 150 है। तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो ये देख सकते हैं कि 2019 से 20 में ये 150 और 21 से 22 में भी 150 है। तो विच ईयर शोज पूछ रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2020 एंड 2022 इन दोनों सालों में इंटरनेट यूजर्स जो है 150 मिलियन के हिसाब से बढ़ गए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ट्रेंड इन द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स ओवर द ईयर। जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनकी संख्या में किस प्रकार से ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब यदि हम इस बार ग्राफ को देखते हैं तो ये क्लियर है कि बार जो है 2018 से 2021 के बीच में 22 के बीच में लगातार बढ़ रहा है। तो चूंकि कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो इसलिए हम इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, There is a continuous growth in the number of internet users over the years। अर्थात इन वर्षों में जो इंटरनेट यूजर्स है उनकी संख्या लगातार बढ़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द पॉसिबल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन 2025 इफ द सेम ट्रेंड कंटिन्यूज। देखिए एक अनुमान लगाने का प्रश्न दिया गया है कि 2025 में इंटरनेट यूजर की संख्या क्या होगी यदि जिस ट्रेंड से यहाँ पर इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं उसी ट्रेंड को फॉलो किया जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 2018 से 19 के बीच में 100 मिलियन, फिर 150, फिर 100, फिर 150, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगला जो होगा फिर से 100 होगा ये 23 में, फिर 150 होगा 24 में और फिर 25 में फिर से 100 होगा। तो यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये संख्या जो है 100 और 100 और 150 यानी कि 350 बढ़ जाएगा। तो यदि हम 900 में 100 1000, 1150 एंड 1250, तो ये इस प्रकार से संख्या हो जाएगा। If the same trend continues, the possible number of internet users would be 1250 million, 1250 मिलियन हो जाएगा अगर सेम ट्रेंड से इंटरनेट यूजर्स बढ़ते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं।